नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देहरादून में देर रात से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जाखन क्षेत्र के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी है। तेज बारिश से नालों में उफान आ गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में देर रात से जारी भारी बारिश का असर अब यहाँ की रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों पे दिख रहा है। जो पानी का डिस्चार्ज हुआ है ऊपर पहाड़ों में, आप देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो डिस्चार्ज होके आ रहा है। ये रिस्पना नदी का नज़ारा है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि ऊपर पहाड़ों में कितनी बारिश हुई है। जो राजधानी में देर रात से बारिश हो रही है उसका वेग कितना था। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव है, वाहन फंस रहे हैं। कई इलाकों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से दून मसूरी मार्ग भी अभी भी बंद चल रहा है। चक्राता का जजरेट मार्ग बंद हुआ है। इसी प्रकार से रायपुर में जल भराव है। देहरादून के वीवीआईपी माने जाने वाले जाखन में भी भारी जल भराव हुआ है। नदी जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के जो अलर्ट था वो सीधे तौर पर राजधानी में दिखाई दे रहा है और ये नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी भारी बारिश हुई है। लिहाजा लोग भी सतर्क रहें और कोशिश ये करें कि नदी से सटे इलाकों में जाने से वो बचें। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। सुदीप इस वक्त खुद मेरे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुदीप, सबसे पहले वर्तमान में स्थिति क्या है? क्या बारिश थम गई है? और जो देर रात से कल से जो बारिश हो रही है उसके बाद वर्तमान में क्या स्थिति है? देहरादून में तो फिलहाल बारिश थम चुकी है, करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन पहाड़ के कई जिलों से अभी भी बारिश जारी रहने की खबरें हैं। देहरादून में बीते 12 घंटे में 100 MLD से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जैसा जिला आपदा प्रबंधन ने जानकारी दी है। और देर रात की बारिश से अब तक देहरादून सिटी के नगरीय क्षेत्रों में बहुत जल भराव नुकसान हुआ है। 16 से ज्यादा नई सड़कें बंद हुई है देहरादून सिटी एरिया में, और स्टेट की बात करें तो उनकी संख्या 200 से ज्यादा है। प्रशासन बीते दिनों आई बारिश के बाद ही इंतजाम नहीं दुरुस्त कर पा रहा था और एकाएक स्थिति बिगड़ गई। वहीं देहरादून के पछुआदून सेलापुर इलाके में इंडस्ट्रियल जो इलाका है वहां पर विद्युत पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे जो फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रियों का कामकाज है वो प्रभावित हुआ है। तो इस भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह बेपटरी किया। हम्म। तो कई जगहों पर क्योंकि जल भराव हो रहा है, तो क्या निगम ने जल भराव से निपटने की तैयारी पहले से नहीं की थी? देखिए, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जो नालों की और नालियों की पानी को कैरिंग कैपेसिटी थी उससे अधिक बारिश हुई है। ओके। जेसीबी हर स्थान पर लगाई गई मार्ग खोलने के लिए, लेकिन पर्याप्त इंतजाम शायद भारी बारिश के अलर्ट देखते हुए जो इंतजाम होने चाहिए थे वो उसके वनस्पत कम थे। लिहाजा ये हालात पैदा हुए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि उन्होंने बेहतर व्यवस्था की है, लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अभी कौन कौन से रास्ते बंद है सुदीप, अपडेट क्या है? देखिए, देहरादून से चक्राता जाने के लिए जजरेट मार्ग है वो बंद हुआ था। मसूरी देहरादून जो एक मार्ग बंद हुआ था कुछ देर पहले खोले जाने की सूचना है। एक NH बंद हुआ है, नेशनल हाईवे, जो कि देहरादून से जेपी बैंड होते हुए टिहरी को जाता है, वो बाटा के पास बंद हुआ था, उसको खोलने के प्रयास जारी है। ये तो रिसेंट मार्ग है। इसके अलावा 200 के आसपास सड़कें हैं जो अभी भी पूरे प्रदेश में बंद चल रही हैं। बीते दिनों हुई बारिश के नुकसान से वो नहीं ठीक हो पाई थी। कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी निरीक्षण करके आए हैं। 2 वार्डों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पुल भी बहा है, जो कि इधर नैसुला रोड के क्षेत्र में आता है, उनकी विधानसभा में आता है। तो नुकसान का आकलन किया जा रहा है और देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अब ये लोगों को कब तक मार्ग खोलने की रिलीफ सरकार देती है। और इस दौरान कई जगहों पर अमन, जब मानसून में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी कई जगहों पर होती है। अगर हम देहरादून से इतर जो दूसरे पहाड़ी इलाके हैं ऊपर की बात करें तो ऊपर के जिलों की क्या स्थिति है? देखिए, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और पहाड़ में चमोली और पिथौरागढ़, नैनीताल जिलों में भी लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तरकाशी का जो यमुनोत्री वाला मार्ग है ये भी सुविवादित हुआ था, जिसको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, पहाड़ की लाइफलाइन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ से सब्जियां और जो दूसरे डेली
वेजिटेज आती हैं जो नीचे दिल्ली और देहरादून आते हुए उत्तर प्रदेश जाती हैं, क्योंकि इस वक्त मटर गोभी इत्यादि ये सब पहाड़ में ही हो रहा है, प्लेन्स में नहीं हो रहा है। तो जो लोगों की, किसानों की जो डेली आमदनी है, जो रोजाना के खर्चे वो इनके पूरे होते हैं। इसमें कई सब्जियां और फल भी हैं। तो एक तो ये प्रभावित हुआ, दूसरा पहाड़ों के आवागमन में भी समस्या आई है जिससे लोग परेशान हैं। चलिए, और अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है, मानसून एक तरीके से सक्रिय हुआ है, तो आने वाले वक्त में प्रशासन के लिए चुनौतियां और ज़्यादा होंगी। हालांकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए प्रशासन इस तरीके के हालात के लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर भी किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की हैं? नए बिंदुओं पर इस साथ अपने पुलिस जवानों की तैनाती की थी और संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित किया था। हमने देखा था कि ये बारिश का ही असर था कि मुख्यमंत्री को बीते सप्ताह अपने गढ़वाल के दौरे को आगे बढ़ाना पड़ा था और वो एक दिन के लिए उत्तरकाशी जा पाए थे। इसी प्रकार से वो पिथौरागढ़ जल्द भी जब गए तो दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीर्ष प्राथमिकता, टॉप प्रायोरिटी सरकार की आपदा के सीजन में लोगों को राहत दिलाना है, बंद मार्ग खोलना है। हालांकि जितना सरकार ने दावा किया, हकीकत में उससे कम दिखाई इफेक्ट। ये भी सत्य है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। लिमिट से ज्यादा बारिश होना भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी का जो उपलब्ध व्यवस्था है उसके सामने बारिश अधिक रही, लिहाजा प्रशासनिक सिस्टम भी परेशान रहा। चलिए सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों के जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश से कुछ दूर पौड़ी क्षेत्र में बह रही बिन नदी लोगों के लिए आफत बन गई है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से बिन नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी उफान पर है। इसके कारण हरिद्वार से चीला मार्ग से ऋषिकेश की ओर आने वाला एक कैंपर बीच नदी में फंस गया। राहत की बात यह रही कि कैंपर चालक को समय से बाहर निकाल लिया गया, जिससे चालक की जान बच गई। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 80 गांव का संपर्क भी टूट गया है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने की संभावना भी बनी है। हालांकि नदी के दोनों ओर ग्रामीणों की तरफ से ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियां पार करवाने की सुविधा चलाई जा रही है। तो ऋषिकेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुदीप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए देहरादून से। सुदीप, अगर हम बात करें तो पहाड़ों में अमूमन देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो नदी नाले अपने उफान पर होते हैं। उसके बाद भी हर साल इस तरीके की तस्वीर आते हैं जब गाड़ियां बह जाती हैं, लोगों की जान जाती है। कई बार जो बाहर के लोग होते हैं उनको तो जानकारी नहीं होती है, पहाड़ी नदियों के रुख को समझ नहीं पाते हैं कि कैसा बिहेव करती है, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोग भी लापरवाही करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पहाड़ की एक अपनी एक अलग जो बनावट है वो इस प्रकार की है। जब पहाड़ में बहुत तेज पानी बरसता है तो उसको नीचे आने में कुछ वक्त लगता है। ऊपर बरसा हुआ पानी नीचे तो तेजी से डिस्चार्ज होता है, लेकिन जो समतल या थोड़ा मैदान का इलाका होता है, भले वो पहाड़ का ही क्यों ना हो, वहाँ वो 10 गुना गति से आता है, जहाँ नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा लोगों को भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बारिश हो रही है पहाड़ों में, किसी वक्त भी पानी का वेग आ सकता है, लिहाजा कुछ लापरवाही महंगी पड़ेगी। और हम देखते भी हैं, कई वीडियो जैसे सामने आते हैं कि वाहन बह गए, लोग बह गए, या कोई इस प्रकार से मलबा आया कि वाहन पर गिर गया। बीते दिनों एक इंजीनियर की डेथ भी हमने देखी थी जो गढ़वाल में हुई। तो ये निश्चित तौर पर लोगों की कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी है। उनको इस मौसम में थोड़ा खुद भी सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, लेकिन इसके लिए क्या प्रशासन, हालांकि हर चीज़ में हम प्रशासन को दोषी नहीं दे सकते, प्रशासन को हर जगह पर आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन क्या प्रशासन, सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को जागरूक करना, क्या जागरूक प्रशासन कर रही है? दूसरी चीज़ कि अगर इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं क्या उनको पिक किया गया है कि ऐसे जगहों पर कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया जाए, सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात कर दिया जाए, ताकि लोगों को इस तरीके की हरकत करने से रोका जा सके? देखिए, दो बातें हैं। जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो खबरों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है, और इसी अलर्ट को आधार लेते हुए जिला प्रशासन का जो जिला सूचना अधिकारी होते हैं, जो सूचना प्रसारित करते हैं। जहां तक आपने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की बात की, सिविल डिफेंस तभी आता है जब उसको कॉल किया जाए और अपने वो क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, मोहल्ले वार्ड स्तर पर, क्योंकि इनके जो चीफ होते हैं सिविल वार्डन होते हैं। जहां तक आपने फोर्स की बात की तो एसडीआरएफ की तैनाती इसीलिए की जाती है कि ताकि लोगों को रोका जाए और अलर्ट किया जाए। जैसे सुबह कैंपटी खाली कराया गया, कल ही डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने कहा था कि कप्तानों को निर्देश दिए गए कि लोगों को रोकें और रूट डाइवर्जन की जानकारी दें कि रूट डाइवर्जन, यदि पहाड़ में कोई रास्ता बंद है तो डाइवर्ट होकर किधर जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि तैयारियां हैं।
लेकिन लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, सुदीप आप मेरे साथ बने रहिएगा। सुनील सोनकर भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या स्थिति है फिलहाल बारिश की? जी देखिए, अगर बारिश की बात करी जाए तो देर रात से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब जाके कुछ राहत जरूर मिली है कि बारिश यहाँ पर बंद हुई है, परंतु सुबह के समय यहाँ पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। मसूरी देहरादून मार्ग मैगी पॉइंट के पास भारी भूस्खलन आने से मार्ग करीब 3 से 4 घंटे बंद रहा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग को बड़ी मुश्किल से खोला गया और तब यातायात सुचारू किया गया। वहीं अगर मसूरी टीडी रोड की बात करी जाए तो लक्ष्मणपुरी, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 707 भी है, ऐसे में लक्ष्मणपुरी के पास एक भारी भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। फिलहाल रोड बंद है। मार्गों का जो मार्ग के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 घंटे में ये मार्ग को खोल लिया जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए कैंपटी फॉल की, तो कैंपटी फॉल में भी जल प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था सुबह, जिस वजह से यहाँ पर कैंपटी फॉल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि कैंपटी फॉल में जो पानी आ रहा था उसके साथ मलबा और पत्थर भी गिर रहे थे, तो ऐसे में खतरा हो सकता था। तो एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने कैंपटी फॉल पर रोक लगा दी गई है और ऐसे कई जगह छुटपुट भूस्खलन हो रखे हैं, जिसको लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पालिका प्रशासन संयुक्त रूप से अपने अपने स्तर पर खोलने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुदीप आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए बढ़ते आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक देहरादून में शुरू होने जा रही है। पहले दिन संघ और बीजेपी के बीच होने वाली बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें बीजेपी संगठन और सरकार के कामकाज के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन होने जा रहा है। उसके बाद अगले 2 दिन प्रदेश के सेवा कार्यों से जुड़े 35 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनके कामकाज पर मंथन होगा। बीजेपी के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें, 4 महीने में उत्तराखंड बीजेपी की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। ऐसे में 2022 के चुनाव में इस नेतृत्व परिवर्तन का क्या असर होगा, यह देखना होगा। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी चर्चा होनी संभव है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और कई महामंत्री शामिल रहेंगे। सुदीप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं देहरादून से। सुदीप, जिस दिन TSR-2 की TSR-2 को जाना पड़ा था, उसके पहले एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के संगठन और दिल्ली के नेतृत्व के साथ संघ के नेताओं के साथ हुई थी। उसके बाद सीएम बदल गए, अब नए सीएम आए हैं, नए सीएम के साथ एक नई सरकार चल रही है। उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो इस बैठक का एजेंडा क्या है? क्योंकि एजेंडा सरकार रिपीट को करना है, लेकिन उसमें मूल रूप से क्या कुछ चर्चा होनी है, क्या कुछ बात होनी है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघ की बैठक है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त कर्नल रोड के अशोका रिजॉर्ट में जहां ये बैठक चल रही है वहां मौजूद है। इस बैठक को बहुत गोपनीय रखा गया है। नाम समेत ही लोग अंदर जाएंगे और जो अंदर जाएंगे उनके जनरल ड्राइवर फॉलोअर बाहर रहेंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा। जहां तक एजेंडे की बात करें तो एजेंडे पे मुख्य रूप से देवस्थानम बोर्ड का एक मुद्दा है कि देवस्थानम बोर्ड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बीएसपी इसके खिलाफ बोल रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके पक्ष में बोल रहे हैं। इसके अलावा 2 बार मुख्यमंत्री बदलने जाने के बाद पब्लिक में क्या परसेप्शन है, उसको हम कैसे दुरुस्त करें, चुनाव एजेंडे में कैसे आएंगे। तीसरा, जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्य में भी कांवड़ यात्रा रोकी गई, तो इसका एक क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो सूत्र बताते हैं, जो चाइना की उत्तराखंड के डोकलाम बॉर्डर पर बीते दिनों गतिविधियां बढ़ी, इसको लेकर एक राष्ट्रवादी संदेश कैसे दिया, इस पर चर्चा होगी। 5वां सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी में दायित्वधारी और नए कार्यकर्ताओं को क्या नई जिम्मेदारी मिले, इस पर चर्चा होगी। 3 दिन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री 3 दिन वहीं रहेंगे। हालांकि बताया गया कि मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों में व्यस्त हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीएल संतोष और दुष्यंत कुमार के मध्य अभी कुछ देर पहले बीजापुर के हाउस में भी एक मुलाकात हुई। एयरपोर्ट पर रिसीव जब वो किए गए इसके बाद ये सारे नेता संगठन के लोग जो टर्नर रोड पर अशोका रिजॉर्ट है वहां के लिए रवाना हो गए। इनका प्रवास भी वहीं होगा और बैठकें भी वहीं होगी। पार्टी प्रवक्ताओं को हिदायत दी गई है कि इस बैठक के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बात अलग की है कि नेता सोशल मीडिया पर अपनी फोटो इस संगठन की बैठक को लेकर जरूर डालना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक चुनौती है, सबसे पहले अगर आपको सत्ता में वापसी करनी है, सरकार रिपीट करनी है, तो आपके अपने अंदर की जो आंतरिक चुनौतियां हैं उससे पार पाना होगा। क्योंकि इस बैठक में संघ भी इन्वॉल्व है, तो इस बैठक की गंभीरता को बेहद आसानी से समझा जा सकता है। इसमें संघ का क्या रोल है, क्योंकि संघ भी आने वाले वक्त में, संघ जहां जहां चुनाव होते हैं, बीजेपी के लिए संघ भी अपना काम शुरू कर देता है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है संघ। संघ का एजेंडा संगठन को मिलता है, जिसे सरकार, उन आदेशों को सरकार का पालन करना होता है। संघ ये चाहता है व्यवस्था बनाना कि वो जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए और तीसरे मुख्यमंत्री आए, इसको इस प्रकार से प्रदेश में प्रचारित करे कि व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा किया गया। जनता की मदद करके कोविड काल में राहत कार्यों को जो हमने किया उसको बढ़ चढ़कर पेश किया गया। कोविड काल में हमने देखा भी। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में ब्लड कैंसर से पीड़ित श्रीमती अनु धामी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की राशि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनु धामी के इलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम धामी को अनु धामी की बीमारी का पता चलते उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अनु धामी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अनु धामी की मदद के लिए तत्काल अपने राहत कोष से 5 लाख रुपए का मदद का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने जिलाधिकारी को खुद उनकी सेहत का हाल जानने के लिए भेजा था। बागेश्वर में युवा संवाद के लिए कपकोट पहुंचे हैं कर्नल कोठियाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्नल कोठियाल का जोरदार स्वागत किया है। बागेश्वर में युवा संवाद के लिए कर्नल कोठियाल, जो आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का फेस हैं, जब वो बागेश्वर पहुंचे तो युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूरे प्रदेश में युवाओं से उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर बातचीत कर रहे हैं कर्नल कोठियाल और अब से थोड़ी देर में युवा संवाद के जरिए ये बातचीत होगी। विकासखंड ऊखीमठ के अंतर्गत कोरखी ब्यूंगाड़ गाड़ में 3 परिवार एनएच की लापरवाही से बेघर हो गए। केदारनाथ हाईवे पर काम कर रहे निर्माणदायी संस्था आरजीबी के कटिंग कार्य से ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, के कारण पीड़ित परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। बरसाती सीजन में ग्रामीण स्कूल भवन में रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर का निर्माण कार्य चल रहा है और मानकों को दर के निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही भूस्खलन के कारण लोगों के घरों को क्षति पहुंची है, जिसका मुआयना किया गया। साथ ही ग्रामीणों के विस्थापन और मुआवजे को लेकर भी भारत सरकार को फाइल भेजी गई है, जब तक ग्रामीणों को राहत के तौर पर स्कूल भवनों में रखा गया है। कटिंग की है जी, और इस पे धीरे करके जब हमारे सारा मकान भी खत्म हो गए। बच्चे मेरे छोटे हैं, हम स्कूल में रहते हैं, बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं। कितने परिवार है यहाँ पे? 2 परिवार। तो मतलब आप कहाँ रह रहे हो आजकल? अभी तो हम स्कूल में हैं। स्कूल में है जी। तो क्या सरकार ओर से कोई मदद? कुछ भी नहीं। एनएच के द्वारा इसमें कटिंग की गई, दवा में जो है बहुत लेट की गई, इसके कारण जो है सारे दरार खेती बात सब नीचे निकल गई। न तो बगीचा रहा, आंगन रहा। ये जो कंपनी वाले हैं आरजीबी, इनके तहत मतलब यहाँ कच्ची दीवारें दी गई है, जिससे मतलब हमारा नुकसान हो गया। कच्ची दीवारों से पूरा मिट्टी बाहर नीचे आ गई है, घर पूरा टूट गया है, किसी काम करना है जी। और चाची जी हमारे बगल में, उनका भी घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। मतलब हम घर से बेघर हैं, हम स्कूल में रह रहे हैं अभी 2 महीने से। अभी कुछ भी सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह है, घर का कुछ नहीं हुआ है, कंपनी से भी कुछ। और आरजीबी के कारण जो है वो कच्ची दीवारें लगाने के कारण जो है नीचे धस गया था। कई बार इनको बताया हमने कि भाई ये कच्ची दीवारें हैं, यहाँ पे ये नहीं टिकेंगी, गेबिन वाली दीवारें लगाओ, यहाँ पे स्लीटिंग जोन है, लेकिन हमारा कहना नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।